नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोले हैं और उन्होंने कहा है कि राजद के नेतृत्व में बिहार को बंगाल नहीं बनाना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं आऊँगा तो वक्फ बोर्ड लागू नहीं होने दूंगा। ये उन्होंने कहा कि ये बंगाल बनाएंगे क्या? बिहार के लोगों को राजद के नेतृत्व में बिहार को बंगाल नहीं बनाना है, उन्होंने कहा है और एक अपील भी कर डाली है। ममता बनर्जी पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं की, उनके संरक्षण में हिंसा हो रही है, हत्याओं का दौर जारी है। 24 को पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन अब बदलता हुआ बिहार है। अब किसी को ना दिखाई दे, आरजेडी कांग्रेस को अगर ना दिखाई दे तो चश्मा ले ले। ये बदलता हुआ बिहार है। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ वो अपने आप में गवाह है और मैं समझता हूँ कि कोई स्वीकारे ना स्वीकारे ये बदलाव हो रहा है बिहार। इंडिया अलायंस का बैठक है सर। अरे भाई, इंडिया अलायंस के बैठक हो नहीं हो, मूस मोटई है तो लोड होई है, काहे के लिए लोग इंडिया अलायंस बनाएगा? ये तेजस्वी यादव ने कहा है मैं आऊंगा तो वक्फ बोर्ड नहीं लागू होने दूंगा। बताइए, संविधान को जो चुनौती दे, जो दिल्ली में पास होता है वो संविधान होता है और ये शायद बंगाल बनाई है क्या? तो बंगाल बनाने के लिए मुर्शिदाबाद का घटना को याद दिला रहे हैं बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों को बिहार को बंगाल नहीं बनाना है आरजेडी के नेतृत्व। ममता बनर्जी ने कहा है कि नीतीश और नायडू दोनों सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। ये अपने राजधर्म का पालन नहीं किए। ममता बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया और उनके संरक्षण में हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा था, हत्याओं का दौर जारी है। मुसलमानों से मिल रही है सर, इमाम लोगों के साथ बातचीत कर रही है, हिंदुओं के घर नहीं जा रही है सर, क्योंकि उनको लगता है बांटो और राज करो और देश के सारे लोग इसीलिए वोट बैंक ही केवल मुसलमानों को समझा है और नरेंद्र मोदी उनके खुशहाली के लिए वक्फ बोर्ड का में इसी साल चुनाव है और इसको लेकर राजनीतिक दल काफ़ी रेस हैं। और जेडीयू की बात करें तो जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। महागठबंधन को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। कांग्रेस और राजद के बीच अविश्वास का संकट देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एनडीए के पक्ष में प्रचंड जनादेश दिख रहा है और दूसरी तरफ बिखरा हुआ महागठबंधन का कुनबा। कोई मुकाबला नहीं है लेकिन एक औपचारिकता है। देखिए, ये बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। हाल के दिनों में जिस तरह का अविश्वास का संकट कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच देखा गया है वो अप्रत्याशित नहीं है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस को द्वैम दर्जे के दल के तौर पर आरजेडी ने औकात दिखाने का काम किया, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेताओं को भी बार बार अपना स्टैंड बदलना पड़ा है। लेकिन अब एक बात बिल्कुल तय है कि एक तरफ बिहार की जमीनी स्थितियां जो एक प्रचंड जनादेश एनडीए के पक्ष में बता रही हैं, दूसरी तरफ बिखरा हुआ महागठबंधन का कुनबा। कोई मुकाबला नहीं है लेकिन एक औपचारिकता है। ये बैठेंगे, लड़ेंगे और फिर चुनाव में बुझे मन से जाएंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुआ था दिल्ली में। तेजस्वी यादव ने कहा कि काफी अच्छा मुलाकात रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पे उन्होंने सवाल का टालते हुए दिखे। देखिए, ये वो जो भी टाल रहे हो, लेकिन दरअसल कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड सचिन पायलट का बयान है और उसके बाद इस बैठक से
अगर इससे इतर कोई भी निर्णय होता तो तेजस्वी यादव उसको साझा करने में 2 मिनट नहीं लगाते, इसलिए कि जो व्यक्ति 2 दिन पहले खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे, अगले दिन सचिन पायलट नकार दें और फिर दिल्ली से कोई नतीजा हासिल नहीं हो, ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस को पता है बिहार में महागठबंधन की कोई सरकार उरकार का कोई मतलब नहीं है। दरअसल ये अस्तित्व संकट का दौर है कांग्रेस के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। ऐसे में कांग्रेस आरजेडी के धौंस को सहने के लिए ज्यादा तैयार नहीं है। मुकेश सहनी पॉलिटिक्स बनाने लगे, उन्होंने ये तो कह दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे लेकिन डिप्टी सीएम मैं हूंगा। ये सब मुंगेरी लाल की जमात है, अपनी सीट तो जीत नहीं पाते हैं, अब कहां से उप मुख्यमंत्री, और एक मुगालते में या तो वो खुद हैं या लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता घास कहां डालने जा रही है? दरअसल पूरी तरह से मटियामेट हो चुका है महागठबंधन पहले ही, और जनता के बीच कोई साख और विश्वसनीयता नहीं बची है। विशाल यादव ने सुबह सुबह कोर्ट में सरेंडर किया अपने भाई और सहयोगी के साथ। देखिए, ये कानून का शासन है, किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वक्फ बोर्ड को लेके सुप्रीम कोर्ट ने आज भी याचिकाकर्ताओं की सुनवाई को अगले दिन तक कर दिया, आज भी सुनवाई होगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ के कानून पर जिनको यकीन नहीं है उनके लिए न्यायिक विकल्प के तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है और धैर्य के साथ कोर्ट के ऑब्जेक्ट। मध्य प्रदेश के नीमच में 86वें सीआरपीएफ दिवस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और उन्होंने कहा कि पशुपति से तिरुपति का हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में समेट कर रख देने में सीआरपीएफ का बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और सबसे बड़ी बात, पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। ढेर सारी पुस्तकें भी इनकी वीरता, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका हौसला और देशभक्ति की गाथा नहीं लिख सकती। इस सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका गठन किया गया। और मित्रों, मैं आज इस मंच से सीआरपीएफ के हर जवान को एक कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मत भूलना कि आपके नए स्वरूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ को की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया। और सरदार पटेल के ही दिखाए हुए रास्ते पर इतनी लंबी मजल एक गौरवमयी यात्रा सीआरपीएफ ने समाप्त की है। और आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान बटकर हर जगह पे देश की शांति और सुरक्षा। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की जो चार्जशीट है उसको लेकर काफ़ी कांग्रेसियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और इसको लेकर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कहा कि यह सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति है और यह स्पष्ट है, मेरा मतलब है कि जब वे ध्यान भटकाना चाहते हैं तो वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी पर आ जाते हैं।
this is just vendetta politics. It is very, very clear. I mean, when they want to divert attention, they come on to Sonia Gandhi and Rahul Gandhi ji. Rahul Gandhi is someone who's always stood for the correct things, who's always fought for justice, whether it's Hathras, whether it's Manipur. And now since we've started reorganization in Gujarat, we see the Prime Minister is getting very worried about it, and he's gone after Rahul Gandhi. A simple question: why is the ED going after only opposition members, opposition political leaders, and not whoever's there? Now, we never said Ajit Pawar is corrupt. The Prime Minister of India said Ajit Pawar is corrupt, and when he becomes part of the Bharatiya Janata Party government, the case is withdrawn. Here, it is whenever they've been called for questioning, both Rahul Gandhi ji and Sonia Gandhi ji went to ED, replied to everything. So where is the question of anything over here which is corruption or whatever? Where is the money trail? See, we are asking, show us the money trail. Where are the proceeds of the crime? That is what is money laundering. So these two things they are not able to. And also, let's understand, Young India is a company formed under Companies Act 25. Right? So you cannot, even if you have shares, you can't get dividends. There is no salary. There is no transfer of assets. So where is the evidence? You can't keep accusing my leaders time and again. We will protest. We protested today. We will protest again till they stop these vendetta. Well, the case is going on in the Supreme Court, and it's good that the Supreme Court is hearing it. They're very happy about it. And I think the Supreme Court had put across to the government today that whether in Hindu boards or Hindu religious boards will they be Muslims. So certain questions were put across by the Supreme Court, and we hope there will be some relief over here for the Waqf boards and the Waqf properties, and all. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से घटनाएं हो रही है, पूरे देश की नज़र मुर्शिदाबाद में है और इसी को लेकर बीजेपी नेता लगातार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि मुर्शिदाबाद में क्या स्थिति है। मुर्शिदाबाद में 10 से 12 लोग कोलकाता आ गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास वहां जाने का समय नहीं है। मुर्शिदाबाद से आपको बता दें, अभी तक वहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां नहीं गई। ममता बनर्जी क्या चाहती है? उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी क्या चाहती है, उनके पास मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने का समय तक नहीं। देखिए, पूरा देश देख रहा है कि मुर्शिदाबाद में क्या सिचुएशन है। वहाँ से 10-12 लोग, पूरा परिवार यहाँ पे कोलकाता में आ गया है, लेकिन दीदी का अभी टाइम नहीं हुआ मुर्शिदाबाद जाने के लिए। उनके आने के बाद भी एक केंद्रीय मंत्री उनके साथ है, वो भी ये लोगों को 2 घंटा 2.5 घंटा से यहाँ पे बैठे हुए थे। क्या है यहाँ पे? क्या चाहते हैं ममता बनर्जी? ममता बनर्जी आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो मौलाना है सब लोग को लेके इतना सारा बैठक कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी उनको टाइम नहीं है कि मुर्शिदाबाद में जो घर से बाहर हो गया है, महिला लोग, जो परिवार लोग, उनके साथ मिले। और आज ऐसा जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, एक दिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, जो लोग ये मुर्शिदाबाद लोगों को 2 से 2.5 घंटा तक यहाँ पे बैठाया, उन लोगों को एक दिन बैठना पड़ेगा। देखिए, जो हुआ है सब लोग देखे हैं, जिसके साथ हुआ है सब लोग देखे हैं। उसके बयान से भी पता चल रहा है कि कौन सा सच है, कौन सा झूठ है। वो सब लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो अभिभावक है, जो मुख्यमंत्री है, वो झूठ बोल रहे हैं और कंफ्यूजन पैदा करने का कोशिश कर रहा है। एक भी अगर भारतीय जनता पार्टी का लिंक है वो सामने दिखाए, वो केस करे, कुछ ना कुछ करे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि जो शरणार्थी मालदा में गए हुए हैं, मुर्शिदाबाद से काफ़ी संख्या में शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने पीड़ित परिवारों से अलग से बात की है, वे उनसे ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाए, 10 मिनट भी बात नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित हमें बता रहे हैं कि शिविरों में शरणार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोई घर नहीं पहुंच पाया। आज 2 परिवार को जोर जबरदस्ती पकड़ के लेके गए, जाके वहां पे सेटल कराया 2 परिवार को रिफ्यूजी कैंप से। रिफ्यूजी कैंप पे ये लोग बोल रहे हैं कि लोग बढ़ रहा है, हर रोज लोग बढ़ रहा है। लोग वहां से जहां पे दंगा हो रहा है वहां से भाग भाग कर आ रहे हैं।
कोई घर नहीं पहुंच पाया। आज 2 परिवार को जोर जबरदस्ती पकड़ के लेके गए, जाके वहां पे सेटल कराया 2 परिवार को रिफ्यूजी कैंप से। रिफ्यूजी कैंप पे ये लोग बोल रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा आज तीसरे दिन ईडी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। इस दौरान भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे और उन्होंने कहा, कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं सभी सवालों का जवाब दे चुका हूं। ईडी कार्यालय के लिए वो रवाना हुए और कई बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि 2019 में भी यही सवाल पूछे गए थे, कोई नई बात नहीं है, ये सरकार का प्रचार करने का तरीका है, ये सब दुरुपयोग हो रहा है। अब दिन बुलाएंगे, मैं सारे सवाल जितने भी सवाल थे उसके जवाब दे दिए हैं। यही चीज बात हो चुकी है पहले 2019 में, सारी यही सवाल पहले दे दी चुके हैं और कोई नई बात नहीं है। सर, आपने 23,000 पन्नों का जवाब दिया, अब क्या ईडी को अब क्या चाहिए? ये जो सरकार है उनका प्रचार करने का तरीका है, मिसयूज करने का तरीका है, दुरुपयोग हो रहा है। हम झेलने की क्षमता हमें है, हम झेलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे देर हो रही है और मैं बिल्कुल। गठबंधन की बैठक पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है, आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि बिहार में हाहाकार है और एक सशक्त विकल्प की जरूरत है वहां पर। और बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन की बैठक पर जो सांसद मनोज झा ने कहा कि पहली बैठक का एक अलग उद्देश्य होता है कि हम साथ लड़ेंगे। इस बैठक को उसी प्रकार से देखा जाना चाहिए, कितनी सीट किसको मिल जाए ऐसा कुछ नहीं होता। बैठक का मूल उद्देश्य है कि तमाम दल एक साथ बैठकर तय करें कि बिहार में जो हाहाकार है उसके लिए एक सशक्त विकल्प जरूरी पड़ता है। और उन्होंने कहा कि जीतने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये कौन कह रहे हैं? एनडीए वाले लोग, और क्या कहेंगे? हमारी ऑर्केस्ट्रा टीम में आकर के जय जय तो बोलेंगे नहीं, उनकी तो आदत है साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय। तो उनको मुबारक, सीट शेयरिंग होगी, क्या होगी, ये सब चीजें पहली मीटिंग का एक अलग उद्देश्य होता है कि एक कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता कि हम साथ लड़ेंगे। विनेबिलिटी एकमात्र फैक्टर होगा। तो इसको उस तरह से देखा जाए, ना कि मैं समझता हूं कि आज कितनी सीट किसको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मीटिंग का मूल उद्देश्य क्या है? शब्दों में कहें तो मीटिंग का मूल उद्देश्य है कि तमाम जो गठबंधन के हमारे दल हैं वो एक साथ बैठे और ये तय करें कि बिहार में जो हाहाकार है उसके लिए एक सशक्त विकल्प चाहिए और उसमें विनेबिलिटी ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी 243 में अल्टीमेट फैक्टर है, ओनली फैक्टर है। इस पे चर्चा हो। और एक जो बार बार जो एनडीए के लोग कहते हैं मुख्यमंत्री पद के विपक्ष की, क्या कोई बातें बिगाड़ है या सिर्फ तेजस्वी यादव? एनडीए के लोगों से ही, गठबंधन के चेहरे, एनडीए के लोगों से ही पूछ लीजिएगा ऑफ कैमरा, किस चेहरे से लड़ रहे हो, किस चेहरे के खिलाफ। याद है भागलपुर का जो लीक्ड वीडियो था, बीजेपी के तमाम बड़े लोग, केंद्रीय मंत्री से लेकर के राज्य के स्तर के मंत्रीगण क्या कह रहे थे? तेजस्वी को अटैक मत करो, उसकी छवि बहुत अलग है। क्या साबित करता है? लीडरशिप वही। गठबंधन की जो बैठक हुई है इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि घमंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। घमंडिया गठबंधन, उन्होंने कहा महागठबंधन के बैठक को घमंडिया गठबंधन कहा है और उन्होंने कहा कि जिसमें कांग्रेस और तेजस्वी की टकराहट है। तेजस्वी घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं और कांग्रेस कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दोनों को बिहार की जनता अच्छे से पहचानती है और उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि राजद और कांग्रेस में कुश्ती चल रही है। घमंडिया अलायंस की बैठक है और वहाँ तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहां घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिसको कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वह भारत तेरे टुकड़े होंगे
गैंग का वह सरदार है। तो दोनों को बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचानती है और दोनों कुर्सी के लोलूप, हम सत्ता में बैठे तो हम सत्ता में बैठे, कांग्रेस और आरजेडी में कुश्ती चल रही है, महाजंग चल रहा है। अब जब जनता सबको नकार चुकी है, एनडीए को स्वीकार कर ली है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे अगला, कहां किसी की गुंजाइश है। ममता बनर्जी सर मुसलमानों इमामों से मिल रही हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ है, जो लोग मरे हैं, उससे मिलने नहीं जा रही है। देखिए, सारा के सारा कारण की जड़ है ममता जी। तुष्टीकरण नीति के तहत बिल्कुल ही सत्ता और वोट के खातिर वहां जो जघन्य अपराध करार रही है वह ममता। साल चुनाव है, इसको लेकर राजनीतिक दल अपने हिसाब से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार चुनाव का प्रचार शुरू कर चुके हैं। विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि अब वे विकास पर कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए अब दुष्प्रचार करेंगे। जिस प्रकार लोकसभा में कोशिश की, वे लोग इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी नाव डूबने वाली है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे का जो 2025 का चुनाव है उसका आगाज हम लोग कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक जिला स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और हमारा स्लोगन भी यही था। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है कि आज किसी विपक्षी को इतनी ताकत नहीं है कि वो विकास पर चर्चा कर सके। मैंने एक बार चुनौती भी दिया है कि जो लोग दिन भर गाल बजाते रहते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो विकास पर आकर चर्चा करे, डिबेट करे, क्योंकि जनता सरकार को इसलिए चुनती है कि वो विकास करे, विकसित बिहार बनाए। लेकिन एक तरफ आप बोल रहे विकास की चर्चा करें और दूसरी तरफ एक अहम बड़ी बैठक बुलाई गई है महागठबंधन की तरफ से। वो अलग चीज है, उनको आज विकास की बात नहीं है। ये तो सब लोग जब होता है ना कि मरता क्या नहीं करता, तो इन विपक्षियों को अब लग रहा है कि बिहार के विकास के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो अब वो अब्बा पर और दुष्प्रचार करके अपना रणनीति तैयार करेंगे कि किसी तरह दुष्प्रचार, जिस तरह लोकसभा में कोशिश किया, इस बार वो सब उनका साजिश नहीं चलने वाला है। ये तो वो लोग इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि उनका नाव डूबने वाला है। सीएम के चेहरे पे अभी भी सस्पेंस बरकरार है महागठबंधन में, लेकिन मुकेश सहनी कह रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। अब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव अपने में अगर पद बांट लेंगे तो वही तो मैंने कल कहा था कि कांग्रेस कोई झोलटंगा पार्टी नहीं है, झोला टांगने वाला पार्टी नहीं है। भागलपुर में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया और भारी संख्या में जखीरा भी बरामद किया है। हथियारों का जखीरा, गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। बता दें कि भागलपुर जिला के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरघट में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें निर्मित, अर्धनिर्मित और हथियार बनाने के सामान जब्त किए गए हैं। आप तस्वीरें देखिए। बता दें कि मोहम्मद शरीफ और कटकू के घर में छापेमारी की गई और उसी दौरान लेकिन शरीफ मौके से फरार हो गया। मोहम्मद शरीफ पूर्व में भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। ये पूरी घटना भागलपुर जिला के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरघट की है और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। उसके बाद फिर ये जखीरा बरामद हुआ है। महोदय के आदेशानुसार पूर्व में जो लोग भी जेल गए हुए हैं उन लोगों के संबंध में हम लोग सत्यापन कर रहे थे और पूर्व आपराधिक इतिहास के अनुसार सब जगह पर सूचना प्राप्त हुई थी। इस जगह पर थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि एक जगह पर दुकान के अंदर जहां पर रेंट आउट जगह है वहां पर छोटे हथियार और बड़े हथियार दोनों बनाए जा रहे हैं। वहां पर तुरंत जो समय वर्तमान में एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर हैं उनके अंदर एक टीम बनाई गई और सुल्तानगंज थाने ने जाकर वहां पर त्वरित कार्यवाही करते हुए रेड करी है। रेड करते समय वहां पर बहुत सारा सामान पाया गया, जिसमें कई अर्धनिर्मित पिस्टल थीं, कई देसी कट्टे थे, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और वहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री पाई गई है जहाँ पर बहुत सारे पाइप, प्लास और ड्रिल मशीन और जो भी वहाँ पर देसी कट्टा बनाने का सामान होता है वो भारी मात्रा में पाया गया है। उन सभी को प्रॉपर्ली वीडियो बनाते हुए जब्त किया गया है। परंतु वहाँ पर घटनास्थल पर जो 2 आदमी थे जिनके बारे में सूचना मिली है, मोहम्मद शरीफ उर्फ कटकू मियाँ और उनके सहयोगी हैं सीताराम शर्मा,
वो लोग यहाँ पर हथियार बनाने का काम कर रहे थे। वो लोग वहाँ से घटनास्थल से फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सर खपाते थे इसको दूसरे राज्य में या फिर लोकल स्तर पे काम करता था? नहीं, इनकी जो कड़ियाँ हैं अब तक जो अनुसंधान में निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं मुंगेर से जुड़ी हुई हैं, जिसके संबंध में हम लोगों ने वहाँ पर भी कल रात को रेड करी है। और ये लोग लोकल नेटवर्क भी हो सकता है और जिले के बाहर भी नेटवर्क हो सकता है। इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान के द्वारा ही जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता है, जब तक हम लोग उससे पूछताछ और जांच पड़ताल नहीं करते हैं, तब तक आगे इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।